हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ये लेसन का अगला पार्ट करने जा रहे हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे कि यहाँ एक बॉक्स दे रखा है, उसको पढ़ रहे हैं। इसमें बताया गया है कि जो एनिमल्स हैं और जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिसमें हो रही है तो उसमें बहुत सारे एग और स्पर्म रिलीज़ किए जाते हैं, लेकिन सारे के सारे जो स्पर्म और एग हैं उनका फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो उसका रीज़न बताया इसमें। थ्रू दीज एनिमल्स ले हंड्रेड्स ऑफ एग, रिलीज मिलियंस ऑफ स्पर्म, ऑल द एग्स डू नॉट गेट फर्टिलाइज एंड डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल। क्योंकि ये एनिमल्स बहुत सारे एग्स और मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज़ करते हैं, लेकिन सारे के सारे फर्टिलाइज नहीं होते। इसका कारण है, दिस इज़ बिकॉज द एग एंड स्पर्म गेट एक्सपोज टू वाटर मूवमेंट। क्योंकि एग और जो स्पर्म है वो वाटर मूवमेंट, एयर और रेनफॉल को फेस करते हैं। देयर आर अदर एनिमल्स इन पॉन्ड विच मे फीड ऑन एग्स। इसके अलावा और भी दूसरे एनिमल होते हैं पॉन्ड में जो उनके एग्स को खा जाते हैं। इसलिए प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एग्स एंड स्पर्म इज़ नेसेसरी टू एंश्योर फर्टिलाइजेशन ऑफ एट लीस्ट ए फ्यू ऑफ देम। इसलिए बहुत सारे एग और स्पर्म में से कुछ का जो है फर्टिलाइजेशन हो जाता है, कम से कम कुछ का तो फर्टिलाइजेशन हो। इसके बाद ये जो नीचे डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम दे रखा है आपको फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रो डेवलपमेंट होती है उसका। तो इसमें बताया गया है कि जो ओवरी है जब उसमें से एग रिलीज होता है तो उस प्रोसेस को ओवुलेशन कहते हैं। ओवुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बन जाता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये जाइगोट बन गया है। जाइगोट बनने के बाद इसमें लगातार डिवीज़न होता है और डिवीज़न होने के बाद ये पहले 2, फिर 4, फिर 8, 16 इस तरीके से ग्रुप ऑफ सेल्स जो है ये बन जाता है। ग्रुप ऑफ सेल्स बनने के बाद ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको हम एम्ब्रो कहते हैं, और एम्ब्रो यूट्रस में जाकर फिक्स हो जाता है फर्दर न्यूट्रिशन और डेवलपमेंट के लिए। इसके बाद अगला जो टॉपिक है जो हमने किया है यही यहाँ पर लिख कर बताया गया है आपको, तो पढ़ लेते हैं। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच बिगिंस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रो। फर्टिलाइजेशन बनने के बाद जाइगोट बनता है और वही जाइगोट जो है वो फर्दर डेवलपमेंट के बाद एम्ब्रो बनाता है। द जाइगोट डिवाइड रिपीटेडली टू गिव राइज ए बॉल ऑफ सेल्स। जाइगोट बार बार डिवाइड करने के बाद ग्रुप ऑफ सेल्स बना लेता है। द सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप्स दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इसके बाद इसी जो ग्रुप ऑफ सेल्स है इसमें ऑर्गन और टिश्यूज़ बनने शुरू हो जाते हैं, और ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है इसी को एम्ब्रो कहते हैं। तो एम्ब्रो के लिए अगर आपको पॉइंट बताने हो तो हम बताएंगे कि इट डेवलप फ्रॉम जाइगोट, इट इज़ मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, ऑर्गन एंड टिश्यूज़ कैन बी सीन इन दिस। उसके बाद है द एम्ब्रो गेट एमेंडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। अभी मैंने बताया कि यूट्रस की वॉल में जो है एम्ब्रो एमेंडेड हो जाता है। एमेंडेड का मतलब है फिक्स हो जाना, धंस जाना। द एम्ब्रो कंटिन्यूज टू डेवलप इनटू यूट्रस, इट ग्रेजुअली डेवलप बॉडी पार्ट्स। एम्ब्रो लगातार यूट्रस में डेवलप करेगा और इसके बाद धीरे धीरे इसके अंदर बॉडी पार्ट्स बन जाएंगे। Body parts such as hand, leg, head, eye, ears, etc. The stage of the embryo in which all the body parts can be identified is called a fetus. यही जब एम्ब्रो के अंदर सारे बॉडी पार्ट्स पहचाने जा सकते हैं तो उसी को हम फीटस कहते हैं। When the development of fetus is complete, the mother give birth to a baby. जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है फीटस की तो उसके बाद बेबी का जन्म हो जाता है। ये एक फीटस की डायग्राम दिखाया गया है मदर के यूट्रस में। उसके बाद आपको यहाँ पर आगे का प्रोसेस बताया है। कुछ हैंड्स का बताया है कि हैंड्स में जो स्ट्रक्चर होते हैं, लेयर होती हैं, हार्ड लेयर होती हैं, वो क्यों डेवलप होती हैं।
उसी के बारे में आप क्वेश्चन भी बना सकते हो। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हैंस आल्सो। हैंस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, लेकिन वो बेबीज़ को जन्म ना देकर वो चिक्स को जन्म ना देकर वो एग्स को जन्म देती हैं। तो फिर उनके चिक्स कैसे बनती हैं, ये सब यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड रिपीटेडली एंड ट्रेवल डाउन द ओविडक्ट। जाइगोट डिवाइड होने के बाद वो नीचे ओविडक्ट में नीचे की ओर आता है। इसी समय यहाँ पर उसमें नई प्रोटेक्टिव लेयर बनती है। द हार्ड सेल दैट यू सी इन ए हैंस एग इज़ वन सच प्रोटेक्टिव लेयर। हैन के एग में जो आप प्रोटेक्टिव लेयर देख रहे हो वो यही है। आफ्टर द हार्ड सेल इज़ फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रो, द हैन फाइनली लेज द एग। जब ये हार्ड सेल प्रोटेक्टिव लेयर एग के चारों तरफ बन जाती हैं तभी हैन जो है एग को जन्म देती है। द एम्ब्रो टेक्स अबाउट 3 वीक्स टू डेवलप इनटू ए चीक। एम्ब्रो बाद में लगभग 3 वीक बाद डेवलप होता है। यू मस्ट हैव सीन द हैन सिटिंग ऑन द एग्स टू प्रोवाइड सफिशेंट वार्मथ। आपने हैन को अंडे के ऊपर बैठा हुआ देखा होगा, तो ये वहाँ पर उनको हीट प्रोवाइड करते हैं। डिड यू नो दैट डेवलपमेंट ऑफ चिक टेक्स प्लेस इनसाइड द एग सेल ड्यूरिंग दिस पीरियड। क्या आपको पता है कि ये जो पीरियड होता है इसी समय एम्ब्रो की डेवलपमेंट होती है। आफ्टर द चिक इज़ कम्प्लीटली डेवलप्ड इट ब्रस्ट ओपन द एग सेल्स। चिक की कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाती है, उसके बाद जो एग है वो टूट जाता है और चिक उससे बाहर निकल आता है। इन एनिमल्स विच अंडरगोज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। ऐसे एनिमल्स जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है उनकी में एम्ब्रो की डेवलपमेंट भी फीमेल बॉडी से बाहर ही होती है। द एम्ब्रो कंटिन्यू टू ग्रो विद इन दियर एग कवरिंग। एम्ब्रो जो एग है उसकी कवरिंग के अंदर लगातार बनता रहता है। आफ्टर द एम्ब्रो डेवलप द एग हैच। एम्ब्रो जब बन जाता है तो अंडे फूट जाते हैं। यू मस्ट हैव सीन न्यूमरस टेडपोल्स स्विमिंग इन पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स। आपने बहुत सारे टेडपोल्स को किसी पानी में पॉन्ड्स में स्विम करते हुए देखा होगा। तो ये एग ब्रस्ट होने के बाद ही इसमें से जो टेडपोल्स हैं फ्रॉग के लार्वास वो निकलते हैं। उसके बाद आपको बताया गया है विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। विविपेरस और ओविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं? We have learnt that some animals give birth to young ones while some animals lays egg which later develop into young ones. आपने देखा होगा कि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो छोटे बच्चों को जन्म देते हैं और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो एग को जन्म देते हैं और बाद में उन्हीं में से छोटे बच्चे निकलते हैं। द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस। ऐसे एनिमल्स जो यंग वंस को जन्म देते हैं उनको हम विविपेरस कहते हैं और ऐसे एनिमल्स जो अंडों को जन्म देते हैं उनको हम ओविपेरस एनिमल कहते हैं। नीचे जो एक्टिविटी दी गई है हो सकता है कि आपको उनसे ओविपेरस और विविपेरस एनिमल के डिफरेंस समझ में आ जाए। एक्टिविटी में क्या बताया है? ट्राई टू ऑब्जर्व एग ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। नीचे जितने भी एनिमल्स दिए गए हैं इनका आप देख सकते हैं। कुछ एग्स अगर आपको मिले तो आप देख सकते हैं। इनमें नाम हैं आपके बटरफ्लाई, लिजर्ड, फ्रॉग, हैन, क्रो और कुछ बर्ड्स। अगर आपको इनमें से कुछ मिल जाए तो आप इनकी ड्राइंग भी बना सकते हैं। द एग्स ऑफ ए फ्यू एनिमल्स आर ईजी टू ऑब्जर्व बिकॉज देयर मदर्स ले दैम आउटसाइड देयर बॉडी। आप कुछ एनिमल्स के एग आसानी से देख सकते हैं क्योंकि जो मदर हैं वो उनकी बॉडी से एग को ही जन्म देती हैं। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ ओविपेरस एनिमल। ये जो एनिमल्स हैं ये ओविपेरस एनिमल होते हैं। बट यू वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट द एग्स ऑफ ए डॉग, काऊ, कैट। लेकिन आपको कहीं पर भी डॉग, काऊ और कैट के एग्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये अंडों को जन्म नहीं देते। ये जो एनिमल्स हैं ये इनकी मदर यंग वंस को जन्म देती हैं। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ विविपेरस एनिमल। तो ये विविपेरस एनिमल के एग्जाम्पल हैं।
कैन यू नाउ गिव सम मोर एग्जाम्पल ऑफ विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल। अब आप और कुछ विविपेरस और ओविपेरस एनिमल्स के एग्जाम्पल दे सकते हैं। आगे का टॉपिक है मेटामॉर्फोसिस का। यंग वंस टू अडल्ट। द न्यू इंडिविजुअल विच आर बोर्न और हैज्ड फ्रॉम द एग कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम अडल्ट्स। आपने कुछ नए एनिमल्स को जन्म लेते हुए देखा होगा जो कि अंडों में से बाहर निकलते हैं और जब तक वो अडल्ट नहीं बन जाते आप उनको देख सकते हैं। इन सम एनिमल्स द यंग वंस मे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स। कुछ एनिमल्स में जो यंग वंस हैं वो अडल्ट से बिल्कुल ही अलग दिखते हैं। यहाँ पर एक टर्म आई है अडल्ट, तो मैं इसका मीनिंग बता देती हूँ। अडल्ट क्या होते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं अगर वो मैच्योर होने के बाद रिप्रोडक्शन के लायक हो जाते हैं तो उस जीव को हम अडल्ट बोलते हैं। रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्कवर्म। 7th क्लास में आपने सिल्कवर्म की लाइफ साइकिल पढ़ी होगी, तो आप उसको याद कीजिए। आपको पता चलेगा कि एग में से लार्वा निकला था, लार्वा या कैटरपिलर, उसके बाद प्यूपा, प्यूपा के बाद वो अडल्ट बने थे। ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेजेज ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम द एग टू द अडल्ट स्टेज। इसी तरीके से जो फ्रॉग की लाइफ हिस्ट्री है उसमें भी आप एग से अडल्ट स्टेज तक स्टडी कर सकते हैं। हम इसमें देखते हैं कि इसके अंदर एग के बाद टेडपोल जो कि उसका लार्वा है और उसके बाद अडल्ट। डोंट द टेडपोल्स लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट। आप ये नहीं भूल सकते कि जो टेडपोल्स हैं वो अडल्ट से बिल्कुल ही अलग दिखते हैं। कैन यू इमेजिन दैट दीज टेडपोल्स वुड सम डे बिकम फ्रॉग। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक दिन यही टेडपोल्स जो हैं वो मेंढक बन जाएंगे, फ्रॉग बन जाएंगे। Similarly, the caterpillar or the pupa of silkworm looks very different from the adult one. इसी तरीके से जो प्यूपा और कैटरपिलर हैं सिल्कवर्म से बिल्कुल ही अलग दिखते हैं। सिल्कवर्म, कैटरपिलर और प्यूपा तीन जो स्टेज हैं वो अडल्ट से बिल्कुल ही अलग दिखती हैं। फीचर्स दैट आर प्रेजेंट इन अडल्ट आर नॉट फाउंड इन दीज यंग वंस। जो फीचर्स अडल्ट में पाई जाती हैं वो इन जो भी हमने स्टडी किया अभी, लार्वा, कैटरपिलर, प्यूपा या टेडपोल का लार्वा, इनके जो फीचर्स हैं वो अडल्ट से मैच नहीं करते। देन व्हाट हैपन्स टू द टेडपोल और कैटरपिलर देयर आफ्टर। फिर क्या होता है इनका। यू मस्ट हैव सीन ए ब्यूटीफुल मॉथ इमर्जिंग आउट ऑफ ए कोकून। हो सकता है कि आपने किसी कोकून में से ब्यूटीफुल मॉथ को निकलते हुए देखा हो। इन द केस ऑफ टेडपोल, टेडपोल के केस में वो अडल्ट में बदल जाते हैं और वो जंपिंग और स्विमिंग के लायक हो जाते हैं। तो आगे की लाइनों में आपको मेटामॉर्फोसिस की डेफिनेशन दी गई है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस। यानी कि जितनी भी हमने स्टेजेस पढ़ी हैं वो सभी स्टेजेस में चेंज होना और चेंज होने के बाद वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाना, इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट वी ऑब्जर्व इन आवर बॉडी एज वी ग्रो। तो जब हम बड़े होते हैं, मीन्स ह्यूमन बीइंग्स के जो चाइल्ड हैं वो जब बड़े होते हैं तो वो उनमें क्या चेंजेस होता है। डू यू थिंक वी डू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। क्या हम मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस से गुजरते हैं। इन ह्यूमन बीइंग्स बॉडी पार्ट सिमिलर टू दोज प्रेजेंट इन द एडल्ट्स। ह्यूमन बीइंग्स में जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं वो सभी एडल्ट से मैच करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी जो लाइफ साइकिल है उसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होता। उसके बाद है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हम कर चुके थे, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन ऑर्गेनिज्म इज़ इन्वॉल्व। यहाँ पर एक्टिविटी 9.3 में आपको हाइड्रा का जो डायग्राम है वो दे रखा है। आप देख सकते हैं हाइड्रा का डायग्राम, ये एक्टिविटी में यही बताया गया है कि इस एक्टिविटी में आप परमानेंट स्लाइड के थ्रू, परमानेंट स्लाइड क्या होती हैं, बनी बनाई स्लाइड होती हैं जिनके को हम माइक्रोस्कोप के नीचे रख के कोई भी लाइफ साइकिल, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रा को बताया गया है। हाइड्रा में फर्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक छोटी सी बर्ड उभर कर आ गई है और जो भी हाइड्रा प्रोड्यूस कर रहा होता है उसी में यही प्रोसेस होता है। ये बर्ड एक हो सकती हैं, दो हो सकती हैं या इससे ज़्यादा हो सकती हैं।
इसके बाद क्या होता है, सेकंड स्टेज में वही बर्ड थोड़ा सा आर्म्स, जो हाइड्रा की आर्म्स हैं वो ग्रो हो जाती हैं। और थर्ड डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक स्मॉल हाइड्रा जो है वो एक बॉडी से अटैच है। इसके बाद क्या होता है कि ये स्मॉल हाइड्रा पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेता है। और ये जो प्रोसेस हमने पढ़ा ये सारा बडिंग का प्रोसेस है। तो हम यहाँ कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। इन ईच हाइड्रा देयर में बी वन और मोर पल्सेस। पल्सेस क्या हैं? बर्ड्स हैं। किसी भी हाइड्रा में जो रिप्रोड्यूस कर रहा होता है उसमें एक या एक से ज़्यादा पल्सेस उभर कर आते हैं और इन पल्सेस को हम क्या कहते हैं? बर्ड्स कहते हैं। रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन यीस्ट। इसी तरीके से आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो लेसन पढ़ा था उसमें यीस्ट की बडिंग भी आपने देखी होगी। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली ए सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन दी गई है आपको कि वो रिप्रोडक्शन जिसमें केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और क्योंकि यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है वो बर्ड के थ्रू हो रही है इसलिए इस प्रोसेस को बडिंग कहते हैं। उसके बाद है एक और प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अनदर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म अमीबा। अमीबा में भी आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख सकते हो। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। आपको अमीबा की स्ट्रक्चर याद है क्योंकि आपने 7th क्लास में अमीबा का डाइजेशन पढ़ा था। ये भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। तो प्रोसेस करते हैं। इट बिगेंस द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस। इसके अंदर जो प्रोसेस स्टार्ट होता है रिप्रोडक्शन का, इसके न्यूक्लियस के डिवीजन से स्टार्ट होता है। दिस इज़ फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ द बॉडी। इसके बाद इसकी बॉडी का डिवीजन हो जाता है 2 में और हर एक पार्ट को एक न्यूक्लियस मिल जाता है। फाइनली 2 अमीबी आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 पेरेंट अमीबा। और एक पेरेंट अमीबा से 2 नए अमीबा बन जाते हैं। दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज बाइनरी फिजन। तो यहाँ पर आप अमीबा का डायग्राम देख सकते हो। ए डायग्राम में आप अमीबा देख रहे हैं, इसमें एक सिंगल न्यूक्लियस है। उसके बाद न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हो जाता है बी पोर्शन में। सी पोर्शन में उसकी बॉडी भी डिवाइड होने लगती है और जो डी पोर्शन है उसमें 2 नए अमीबा बनकर दोनों में एक एक न्यूक्लियस आ जाता है और इस प्रोसेस को हम बाइनरी फिजन कहते हैं। लास्ट टॉपिक है आपके लेसन का, बाइनरी फिजन अब कर चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रोसेस हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आते हैं और ये जो हैं आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। उसके बाद है स्टोरी ऑफ डॉली द क्लोन। यहाँ पर आप 3 जो हैं शीप देख सकते हैं। ये 3 शीप में से 2 शीप जो हैं वो यूज की गई थी नई शीप बनाने के लिए और यहाँ पर इस प्रोसेस को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये क्लोनिंग का प्रोसेस है। क्लोन क्या होते हैं? क्लोन किसी भी चीज़ की लिविंग पार्ट की, वो सेल हो सकता है, लिविंग टिश्यू हो सकता है या फिर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म हो सकता है। अगर उसकी एग्जैक्ट कॉपी बनाई जाए तो उसको हम कहते हैं क्लोन बनाना। फर्स्ट लाइन में क्लोनिंग की डेफिनेशन है। उसके बाद जो एनिमल का सक्सेसफुली क्लोन बनाने का प्रोसेस हुआ वो स्कॉटलैंड में किया गया। साइंटिस्ट का नाम है इन विल्मुट एंड हिज कलीग्स। इन वुलमेट और उसके साथियों ने रोजलिन इंस्टीट्यूट इन एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में ये प्रोसेस किया और उसके बाद एक मैमल का जो है वो मैमल का क्लोन बनाया गया शीप का और 5 जुलाई 1996 को इसने जन्म लिया। तो प्रोसेस क्या किया गया? इस प्रोसेस में जो एक शीप है इसका नाम है फिंडोरसेट शीप और बी जो शीप है इसका नाम है स्कॉचिक बैकफिश ईवी। ये 2 शीप को, फीमेल शीप थी ये दोनों की दोनों, इनको यूज़ किया गया। किया क्या है हमने, प्रोसेस लिखा हुआ है, ये पूरा प्रोसेस इसमें इंक्लूड होता है। मैं ओरली आपको समझा रही हूँ। जो फिंडोरसेट शीप थी इसकी मेमरी ग्लैंड से एक सेल लिया गया। मेमरी ग्लैंड क्या होती है? जितने भी मैमल्स होते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उनमें मेमरी ग्लैंड होती है। तो उसी मेमरी ग्लैंड से एक सेल ली गई और जो दूसरी शीप है स्कॉचिक बैकफिश ईवी, इसका एग लिया गया, यानी कि इसका फीमेल गैमेट लिया गया।
अब उसके बाद फीमेल गैमीट का जो न्यूक्लियस है वो रिमूव कर दिया गया और जो फिन डोर्सेट सीप है इसकी मेमरी ग्लैंड का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर इंसर्ट कर दिया। मीन्स जो हमने फीमेल गैमेट लिया था उसका न्यूक्लियस तो हटा दिया और जो मेमरी ग्लैंड से जो सेल ली थी हमने उसका न्यूक्लियस इसमें इंसर्ट कर दिया। इसके बाद उस एग को डेवलप करवाया गया स्कॉचिस बैकफेस ईवी शीप के यूट्रस में। इसके बाद जो शीप का जन्म हुआ उसका नाम था डोली और उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स मैच हो रही थी वो सारी की सारी मैच हो रही थी फिन डोर्सेट शीप से। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के कारण ही सारी करैक्टरिस्टिक्स दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाती हैं और क्योंकि न्यूक्लियस केवल फिन डोर्सेट शीप का था इसलिए इसके जो भी करैक्टरिस्टिक डेवलप हुई वो सारी की सारी फिन डोर्सेट शीप की थी। स्कॉचिस बैकफेस ईवी का एक भी करैक्टरिस्टिक्स उसमें नहीं था। हालांकि जन्म उसी ने उसको दिया था लेकिन फिर भी उसमें एक भी करैक्टरिस्टिक्स उसकी नहीं थी। इसके बाद ये सक्सेसफुली क्लोन था जो कि उसने अपने लाइफ में सेवरल ऑफस्प्रिंग को जन्म दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला प्रोसेस है इसमें। इसके बाद 14 फरवरी 2003 को उसकी लंग डिजीज़ के कारण डेथ हो गई। इसके बाद बहुत कोशिशें की गई कि कोई भी मैमल का क्लोन, एनिमल का क्लोन बनाया जाए, लेकिन या तो जन्म से पहले या जन्म के बाद उसकी डेथ हो जाती है और वो बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ के साथ पैदा होती है। ओके, गुड बाय।